जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर रिवर ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विश्व की नदियों के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में पड़ने वाली मेजर रिवर्स मुख्य नदियों की बात करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, मेजर रिवर ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो के शुरू में कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके सवाल हम वीडियो के आखिर में जानने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, थ्री जॉर्ज डैम किस नदी से संबंधित है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इनमें से किस नदी को क्रॉस नहीं करेगी? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू? तिब्बतियन प्लेटू में से इनमें से कौन सी नदी ओरिजिनेट नहीं होती? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन सारों को आप मिला सकते हैं। कौन सा शहर और कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई प्रॉमिस इस वीडियो के अंत में आपको ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब पता होंगे। तो यह है तिब्बतियन प्लेटू, जो एशिया के चाइना वाले प्रांत में पड़ता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ से एशिया की कुछ प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, लंबी लंबी नदियाँ निकलती हैं। आपको दिख रहा होगा येलो रिवर, यांगची नदी, मेकोंग नदी, साल्विन नदी, इरावदी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो कहा जाता है चाइना या तिब्बत के अंदर, सतलज नदी और इंडस नदी। ये सारी नदियाँ कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से तिब्बत के पठार से संबंधित हैं। इनमें से चाइना की दो नदियाँ मुख्य रूप से येलो रिवर और यांगची नदी है। अभी हम वीडियो की शुरुआत इन्हीं से करेंगे। यांगची नदी जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। दूसरे नंबर पर आती है अमेजन नदी, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर बहती है। तीसरे नंबर पर आती है यांगची नदी, जो कि चाइना के अंदर बहती है। चौथे नंबर पर आती है मिसिसिपी, जो कि यूएस से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। येनसाई नदी एशिया महाद्वीप में रसिया रूस देश में प्रवाहित होती है। तो दुनिया की 5 सबसे लंबी नदियों में से 2 नदियां यांगची और येनसाई एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। यांगची नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाती है। वुहान सिटी और शंघाई शहर जो हैं इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यांगची नदी है, ये तिब्बत का पठार है, और ये जो सागर है ये ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी कौन से महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शंघाई शहर, ये शंघाई शहर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वुहान शहर। वुहान शहर, जो वुहान काफ़ी न्यूज़ में रहता है कोरोना के कारण, तो वो दोनों शहर जो हैं वो यांगची नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। यांगची नदी जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाइना की हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक के अंदर। क्यों करती है? क्योंकि चाइना नदी का जो डेल्टा और आसपास का क्षेत्र है वो चाइना की टोटल जीडीपी का 20% हिस्सा केवल इसी क्षेत्र से आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में सिंचाई करी जाती है इस नदी के पानी से। इस नदी के अंदर जलीय परिवहन बनाया गया है, ट्रांसपोर्टेशन का नदीय मार्ग, नदी के रूप में जलीय मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। इस नदी के किनारे पर काफ़ी इंडस्ट्रियां बसाई गई हैं, जिनका सामान नदी के तहत शिप के द्वारा प्रशांत महासागर में भेज दिया जाता है। और मल्टी टियर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया गया है इस नदी के किनारे पर। कैसे? नदी भी परिवहन का काम कर रही है, नदी किनारे पर सड़क बना दी गई है, नदी किनारे पर रेल यात्रा, मेट्रो और हमारी जो है सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन बना दी गई हैं। तो मल्टी टियर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का स्थापना करी है चाइना ने इसी नदी किनारे पर। 3 जॉर्ज डैम, याद रखिएगा, 3 जॉर्ज डैम जो है वो इसी नदी से संबंधित है, इसी नदी पर बनाया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है। कौन सा? लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये है यांगची नदी, चाइना के अंदर प्रवाहित होती है, तिब्बत के प्लेटू से निकलती है, ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाती है। वुहान और शंघाई इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। 3 जॉर्ज डैम जो है, 3 गार्ज डैम जो है वो इसी नदी से संबंधित है। अगली नदी है हमारी हुआंग है, जिसको हम येलो रिवर या पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है वहाँ पे पड़ता है गोबी का डेजर्ट, डेजर्ट ऑफ गोबी। गोबी के डेजर्ट से जब ये नदी निकलती है तो अपने साथ बहुत सारा रेत, गाद, सिल्ट बहा के ले जाती है। आपको पता होगा रेगिस्तान का जो रेत होता है और जो सिल्ट होती है वो चॉकलेटी येलो कलर की होती है। तो वो रेत जब इस नदी के पानी में मिल जाता है तो इस नदी का पानी चॉकलेटी येलो कलर का हो जाता है। ये नदी को क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनी सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तिब्बत के प्लेटू से इसका भी उदय होता है। और बोहाई सागर या बोहाई की खाड़ी जो कि येलो सी का हिस्सा है, येलो सी जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उसमें जाके ये नदी गिर जाती है।
ये नदी बहुत ही फेमस है अपनी धारा बदलने के लिए, अपना रास्ता बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ पे मजबूत मिट्टी नहीं है, रेगिस्तान से होकर गुजरती है, तो अपना रास्ता अक्सर बदलती रहती है, जिसके कारण उस क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ आ जाती है। इसके कारण इस नदी को चाइना सोरो या चीन का शोक भी कहा जाता है। सियान सिटी जो है, सियान सिटी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, इसी नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिए, क्रेडल ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सभ्यता का पालना हुआंग है, या येलो नदी को ही कहा जाता है। ये मैप में दिखाई दे रही है आपको, ये जो है तिब्बत का पठार है। इस तिब्बत के पठार से कुछ ऐसे रास्ते से बहती हुई हुआंग हिंदी जहाँ गिरती है, ये बुहाई सागर या बुहाई की खाड़ी है। और ये पूरे का पूरा पीला सागर है। ये पीला सागर भी जो है, उसका नाम भी पीला सागर इसी वजह से पड़ा है क्योंकि उस सागर का पानी भी पीला हो गया है। क्यों? क्योंकि इस नदी के पानी का रंग भी पीला है। कितना पीला है देखिए, इस पानी में आपको बहुत सारा रेत मिला हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इस नदी के पानी का रंग पीला हो गया है। ये वाला जो हिस्सा ये है, ये पूरा गोबी डेजर्ट वाला हिस्सा है जहाँ से ये नदी प्रवाहित हो रही है। अगली नदी हमारी मेकोंग नदी है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, मेकोंग नदी जो है वो भी तिब्बत के पठार से ही ओरिजिनेट होती है। जाती कहाँ है? ये साउथ चाइना सी में चली जाती है। अब तक जो हमने नदी देखी वो ईस्ट चाइना सी में जा रही थी, ये नदी साउथ चाइना सी में जाएगी। इस नदी के किनारे पर कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं और कुछ देशों की ये सीमाएं भी बनाती है। देखिए, ये साउथ चाइना सी जो है, ये साउथ चाइना, ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ चाइना सा है। दिस इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जाके गिर जाती है। कहाँ से उदय होती है? ये तिब्बत का पठार है, ये चाइना है। चाइना के बाद ये नदी जाती है म्यांमार और लाओस का बॉर्डर बनाती है। यहाँ पे आपको बॉर्डर पे प्रवाहित होती दिख रही होगी। उसके बाद ये नदी लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है। लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पे प्रवाहित होती है। उसके बाद ये नदी चली जाती है हमारी कंबोडिया में, और कंबोडिया के बाद ये नदी कहाँ जाएगी? कंबोडिया के बाद ये नदी चली जाएगी वियतनाम में। कंबोडिया के बाद ये नदी चली जाएगी वियतनाम में। तो कुल मिला के कितने शहरों से ये नदी, कितने शहरों, इंपॉर्टेंट शहरों और कितने देशों से ये नदी बह रही है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, इन सारे देशों से ये नदी प्रवाहित होती है। आप स्क्रीनशॉट लेके मैप का जरूर देखिएगा कि कौन से देश का बॉर्डर ये नदी बनाती है, किन दो देशों का। इस नदी किनारे पर कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं। पहला शहर है वियंतियन। वियंतियन जो है वो लाओस की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी नहीं है। ये जो लाओस देश आपको दिख रहा है, इस लाओस देश की राजधानी यहाँ पे है वियंतियन। वियंतियन जो है इसी नदी के किनारे पर, मेकोंग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट शहर जो है वो है नोमफेन। पीएच साइलेंट है। नोमफेन जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। ये कहाँ पे है? ये है कंबोडिया, और इस कंबोडिया की राजधानी ये है नोमफेन। ये है नोमफेन, यहाँ पे है नोमफेन। नोमफेन की कंबोडिया की जो राजधानी है वो भी मेकोंग नदी के किनारे पर ही बसी हुई है। मेकोंग नदी अपनी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। इसकी जो घाटी है वहाँ पे काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में अमेजन नदी के बाद सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। नदी का नाम है मेकोंग। उदय होती है तिब्बत के प्लेटू से, गिर जाती है जाके साउथ चाइना सी में। अगली नदी है हमारी इरावदी नदी, जिसको एलिफेंट नदी भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया है, उस साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लंबी नदी जो थी वो मेकोंग थी। जो हमने अभी पढ़ा वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी थी। साउथ ईस्ट एशिया में 3 प्रमुख नदी हैं। एक है मेकोंग, दूसरी है हमारी साल्वीन और तीसरी है हमारी इरावदी। मेकोंग, साल्वीन और इरावदी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो इरावदी नदी की कर रहे हैं। तो ये इरावदी नदी है, पूर्ण रूप से म्यांमार देश के अंदर ही बहती है, जहाँ जाकर गिर जाती है। ये कौन सा सागर है? ये अंडमान सागर है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर आपको पता होगा, तो अंडमान सागर में ये नदी जाके गिर जाती है। साल्वीन नदी पूर्ण रूप से म्यांमार के अंदर ही बहती है। इम्पोर्टेंट कमर्शियल वाटरवे है म्यांमार देश का, ये एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल वाटरवे है। इसको एलिफेंट नदी भी कहा जाता है। 2 नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी वो नदी हैं? नमाई और माली रिवर के मिलने से बनती है। यहाँ पे आपको दिखेगा माली, यहाँ पे दिखेगा आपको नमाई। दोनों नदियाँ चाइना से आती हैं और आके जब मिल जाती हैं म्यांमार में, तो इरावदी नदी का उदय हो जाता है, अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। म्यांमार का एक बड़ा ही प्रमुख देश है मेरे पिया गए रंगून वाला रंगून, या उसको यंगून भी कहते हैं, वो इरावदी नदी के किनारे पर ही स्थित है। यहाँ पर है आपका यंगून या रंगून उसको कहेंगे। अगली नदी हम देखेंगे साल्विन रिवर। साल्विन रिवर जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की नदी है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के प्लेटू से निकलती है। कहाँ गिरती है? ये भी अंडमान सागर में गिरती है, और अंडमान सागर में जहाँ गिरती है उसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ मर्तबान। ये अंडमान सागर में जो खाड़ी आपको दिख रही है, म्यांमार में देश में, इसको कहते हैं हम गल्फ ऑफ मर्तबान। मर्तबान की खाड़ी
ये नदी है हमारी कौन सी, साल्वीन नदी है। ये नदी भी कुछ समय के लिए दो देशों के बॉर्डर पर प्रवाहित होती है। वो देश कौन से हैं, वो देश हैं थाईलैंड और म्यांमार। यहाँ पे देखिए अब थाईलैंड और म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये नदी प्रवाहित हो रही है। देशों की बात करें तो चाइना में ये नदी प्रवाहित होती है, म्यांमार में ये नदी प्रवाहित होती है और थाईलैंड के बॉर्डर पर भी ये नदी प्रवाहित होती है। ये है हमारी साल्वीन नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साल्वीन नदी जो है वो 3 देशों में प्रवाहित होती है, चाइना, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर प्रवाहित होती है। जो म्यांमार के अंदर एक पठार है, सान प्लेटू जिसे बोलते हैं, आपको पता होगा। ये सारे के सारी नदियां मैं आपको जब एशिया मैप मैंने आपको पढ़ाया था कई सारे पार्ट में, उन सारे पार्ट में मैं सारी नदियों के बारे में आपको ऑलरेडी एक एक करके डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ एक साथ कवर कर रहा हूँ। ये जो पठार है इसे हम बोलते हैं सान का पठार, सान प्लेटू। ये देश कौन सा है, ये म्यांमार। यहाँ पे पड़ता है सान प्लेटू, यहाँ पे पड़ता है सान प्लेटू। इस सान प्लेटू के नदी साल्वीन नदी बीच से बिल्कुल काट के निकल जाती है और गोर्ज का निर्माण करती है। अगली नदी है हमारी इंडस नदी। इंडस नदी को हम भारत की नदियों के अंतर्गत बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंडस का दूसरा नाम सिंधु है। सिंधु मानसरोवर लेक की राक्षस ताल से निकलती है। मानसरोवर लेक भी जैसा आपको पता होगा कैलाश पर्वत के पास तिब्बत के पठार में आती है। यहाँ पे कैलाश पर्वत के पास तिब्बत के पठार में आती है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। कराकोरम जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके पास से बहती हुई ये नदी पीओके में जाके पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान की एक मुख्य नदी है और जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कई सारी नदियां सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, और इसको मिला के हम पंचनद का नाम इसी नदी को देते हैं। किसको, इंडस नदी को। और इन सारी नदियों को पंचनद कहा जाता है। ये सब बातें हम भारत की नदियों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर इसका नाम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये नदी हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी बहती रही है। जैसे जैसे हिमालय ऊंचा होता गया ये नदी अपनी घाटी बनाती गई और बहुत ही गहरी घाटी से प्रवाहित होती है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। पाकिस्तान की मुख्य नदी है। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के प्लेटू से अरेबियन सागर में जा गिर जाती है। याद रखिएगा इस नदी किनारे पाकिस्तान के काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, जैसे कि कराची, रावलपिंडी और पेशावर। कराची, रावलपिंडी और पेशावर जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही बसे हुए शहर हैं। अब हम बात करेंगे आमूर नदी की। आमूर नदी जो है वो ये देश है रसिया, ये देश है चाइना। रसिया और चाइना के बॉर्डर पे बहती है आमूर नदी और उसके बाद रसिया में होती हुई जाके गिर जाती है सी ऑफ ओखोस्ट में। यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ ऑलरेडी ईस्ट एशिया के मैप में बता चुका हूँ। ये जापान सागर है, ऊपर जो है वो सी ऑफ ओखोस्ट है। इन दोनों को जोड़ने वाली एक स्टेट है, उसका नाम है स्टेट ऑफ टार्टे। स्टेट ऑफ टार्टे में जाके गिर जाती है आमूर नदी। ये साखलिन आइलैंड जो है वो रसिया का है। यहाँ पे जो स्टेट ऑफ टार्टे है इसी में जाके आमूर नदी गिर जाती है। आमूर नदी, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि रूस और चीन के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्माण करती है। कौन सी नदी, आमूर नदी। कहाँ से निकलती है, ओनोन और सिल्का। ये ओनोन और सिल्का दो नदियां हैं जो मंगोलिया में बहती हैं। ये मंगोलिया देश है, आपको दिख रहा है मंगोलिया। ये है ओनोन और ये है सिल्का। दो नदियों के मिलने से बनती है। ये रसिया से आती है सिल्का, मंगोलिया से आती है ओनोन। दोनों के मिलने से आमूर नदी का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे जाके गिर जाती है, मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ टार्टे, ओखोस्ट सागर में जाके ये अपना मुहाना बनाती है। ओखोस्ट सागर जो है वो प्रशांत महासागर का, उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। देखिए रसिया देश आपको दिखाई दे रहा है। रसिया का जो एशिया वाला भाग है उसको हम साइबेरिया कहते हैं। क्योंकि अभी हम एशिया महाद्वीप की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो हम साइबेरियन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इन साइबेरिया में 3 मेजर नदियाँ बहती हैं। एक आपको दिखेगी यहाँ पे ओब, एक दिखेगी आपको येनसाई, एक दिखेगी लीना। इन 3 नदियों को कहा जाता है द ग्रेट रिवर ऑफ द साइबेरिया, साइबेरिया की महान नदियाँ। इन तीनों नदियों के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ। ये जो महासागर आपको दिख रहा है ये आर्कटिक महासागर है। ये जो नदियाँ जहाँ से निकल रही हैं इसको एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पामीर के पठार से एक पर्वतों की श्रृंखला निकलती है जो इस तरह से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, मंगोलिया और रसिया होती हुई जो फार ईस्ट रशिया की तरफ चली जाती है। मुख्य रूप से जो पर्वत हैं वल्ताइनसान, कुलुनसान, तियानसान और यहाँ पे जो हमारी लेक है इस लेक के आसपास की पर्वत श्रृंखला से होती हुई जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों से नदियाँ उदय होती हैं और चली जाती हैं फार ईस्ट रशिया और नॉर्दर्न रशिया की तरफ। बड़ी बड़ी खाड़ियों का निर्माण करती हैं। यहाँ पे क्या है, ये आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है। ये सागर जब सर्दियों में जम जाता है तो इन नदियों के मुहाने भी जम जाते हैं। इन नदियों के मुहाने जमने के कारण यहाँ पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र दलदली हो जाता है और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात है कि इन नदियों के मुहाने पर सर्दियों में बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है।
चलिए तो इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। हम बात करेंगे लीना नदी की। लीना नदी अगर हम बात करें तो केवल रशिया के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी लीना है। रशिया के अंदर बहने वाला मैंने क्यों बात किया, क्योंकि लीना नदी जो है वो रशिया के बाहर भी बहती है, और रशिया में बहने वाली और नदियां ऐसी भी हैं जो रशिया के बाहर से भी आती हैं। तो विद इन रशिया हम बात करें तो रूस की सबसे लंबी नदी लीना है। ग्रेट साइबेरियन रिवर 3 नदियां हैं, लीना, ओब और येंसई, मैं आपको बता चुका हूँ। लीना नदी का सोर्स कहाँ से होता है तो बेकाल माउंटेन से होता है। बेकाल लेक, बेकाल आपने सुना होगा, ये लेक बेकाल है जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसी झील के किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम बोलते हैं बेकाल पर्वत श्रृंखला। उस बेकाल पर्वत श्रृंखला से उदय होता है लीना नदी का, और इस तरह से जाके लीना डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा ये महासागर है, ये आर्कटिक महासागर है। और इस पर्टिकुलर सागर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं सी ऑफ लापतेप, लापतेप का सागर। लापतेप सागर या आर्कटिक ओशियन में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं लीना का डेल्टा। चलती कहाँ से है, बेकाल, बेकाल माउंटेन से इसका उदय होता है, और आर्कटिक ओशियन लापतेप सागर में जाके ये डेल्टा बना लेती है। रूस की सबसे लंबी नदी है, नाम है लीना नदी। ये है लीना नदी। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी येनसई रिवर की। सेंट्रल साइबेरिया में बहने वाली नदी है, ये बीच वाली नदी है। इन तीनों नदियों में से सियान माउंटेन से निकलती है। मैंने आपको बताया था सियान माउंटेन से निकलती है मंगोलिया से, और कारासी आर्कटिक ओशियन में जाके गिर जाती है। मंगोलिया और रशिया में बहती है। चलो इसको मैप पे देखते हैं। ये देश है मंगोलिया, इसकी कैपिटल है उलन बतूर, जो कि एशिया की सबसे उत्तरी कैपिटल है। उलन बतूर मंगोलिया की कैपिटल है। यहाँ इसी के पास से मंगोलिया से उदय हो रहा है। यहाँ जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, उसका नाम है तियानशान। क्या नाम है, सियान माउंटेन्स। तियान का मतलब ही चाइनीज में माउंटेन होता है। तो यहाँ पे जो सियान पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद बेकाल पर्वत श्रृंखला आती है। इस सियान पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है हमारी येनसई रिवर, और कहाँ चली जाती है, कौन से सागर में चली जाती है, तो इस सागर का नाम है करा सागर। और महासागर कौन सा है, ये आर्कटिक महासागर में जाके अपना मुहाना बना लेती है। तीसरी नदी है यहाँ पे ओब। ओब जो है वो भी अल्ताइन माउंटेन से निकलती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, इधर बताए थे आपको शान शान माउंटेन, उसके पीछे की तरफ मिलेंगे आपको अल्ताई माउंटेन, अल्ताई शान बोलेंगे इनको। अल्ताइन माउंटेन से निकलती है। अल्ताइन माउंटेन कहाँ पे है, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रशिया, तीनों के ट्राई जंक्शन पे पड़ते हैं। कौन कौन से, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रशिया, थोड़ा चाइना का हिस्सा भी आएगा। इन चारों देशों के ट्राई 4 जंक्शन बोलेंगे, वहाँ पे पड़ते हैं अल्ताइन माउंटेन। अल्ताइन माउंटेन से ही उदय होता है ओब नदी का, और ओब नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित होती हुई कौन कौन से देश यहाँ पे आ रहा है, मंगोलिया आ रहा है, और ये आ रहा है हमारा रूस। कुछ प्रवाहित होती हुई जाके गल्फ ऑफ ओब में गिर जाती है। गल्फ ऑफ ओब जो है, ओब की जो खाड़ी है ओब नदी की, वो दुनिया की सबसे लंबी खाड़ी है। गल्फ ऑफ ओब इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एस्चुरी है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इर्तिश नदी, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इर्तिश नदी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इर्तिश नदी, इसकी जो सहायक नदी है वो किसी भी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दुनिया में। जैसे एक मुख्य नदी होती है जो महासागर या सागर में जाके गिरती है, खाड़ी में जाके गिरती है, और कुछ उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो दुनिया में जितनी भी नदियाँ हैं उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो इर्तिश नदी है। इर्तिश नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक ओब रिवर के बारे में आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। ओब रिवर के किनारे पर एक शहर है जिसका नाम है नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क जो है वो रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस का सबसे बड़ा शहर बताइए कौन सा है, मैं आपको ऑलरेडी मैप ऑफ रशिया में बता चुका हूँ। तीसरा सबसे बड़ा शहर है नोवोसिबिर्स्क। अगर केवल हम एशियन रशिया यानी साइबेरिया की बात करें तो साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है नोवोसिबिर्स्क। ये एक औद्योगिक शहर है। वो जो शहर है वो ओब नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ये एग्जामिनर का आजकल फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। नोवोसिबिर्स्क किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, नोवोसिबिर्स्क ओब नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोवोसिबिर्स्क, ये है नोवोसिबिर्स्क। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क से ही ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस नदी को क्रॉस करती है। नोवोसिबिर्स्क याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इर्तिश नदी की, जो कि ओब की सहायक नदी है। जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबी सहायक नदी है। रशिया, मंगोलिया, चाइना और कजाकिस्तान 4 देशों में मिलकर ये बहती है। अल्ताई माउंटेन से ही निकलती है। अल्ताई माउंटेन में भी कहाँ से, चाइना से। अल्ताई माउंटेन भी 4 देशों में है, मंगोलिया, चाइना, रशिया और कजाकिस्तान। इन्हीं के जंक्शन पे बने हुए ये माउंटेन्स हैं। एशिया की रीढ़ की हड्डी वाले हिस्से में ये भी पड़ते हैं।
और इसका माउथ क्या है, ये ओब रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये जो लाल वाली आपको दिख रही है ये ओब रिवर है, गल्फ ऑफ ओब में चली गई है, लेकिन उसके भी पीछे से यानी कि उसके भी दक्षिण से जो निकल रही है ये हमारी इर्तिश नदी है। ये अल्ताई माउंटेन है, ये मंगोलिया से निकलती है। मंगोलिया से निकलने के बाद फिर थोड़ा हिस्सा चाइना में जाती है, चाइना से निकलने के बाद कजाकिस्तान में जाती है, और कजाकिस्तान से निकलने के बाद रसिया में आ जाती है और जाके ओब में मिल जाती है। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे बड़ा शहर है, मॉस्को रूस की राजधानी है, दोनों ही यूरोप में आते हैं। यहाँ पे यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत से जो पश्चिम वाली एशिया है वो पश्चिम वाली रसिया है वो यूरोप में आती है, पूर्व वाली रसिया जो है वो एशिया में आती है। एशियन रसिया को ही साइबेरिया कहा जाता है। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग से एक रेलवे लाइन चलती है और कहाँ तक जाती है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक जो है वो उत्तरी कोरिया या हम कहेंगे जापान के पास में एक बंदरगाह है। व्लादिवोस्तोक हिस्सा जो है वो रशिया का ही है, वहाँ तक एक लंबी सी रेलवे लाइन बनाई है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, जिसे हम करते हैं ट्रांस से साइबेरियन रेलवे लाइन। अब ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कौन कौन सी नदियों क्रॉस करेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से निकली थी हमारी इर्तिश को ये जो रेलवे लाइन है क्रॉस करेगी। यहाँ पे थी हमारी ओब को भी ये रेलवे लाइन क्रॉस करेगी। यहाँ पे हमारी जो नदी थी येनसाई को भी ये रेलवे लाइन क्रॉस करेगी। यहाँ पे थी हमारी लीना को भी ये रेलवे लाइन क्रॉस करेगी, और यहाँ पे थी हमारी आमूर, तो आमूर को भी ये रेलवे लाइन क्रॉस करेगी। कौन कौन सी नदियों क्रॉस करके आ रही है, अभी हम एशियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वोल्गा भी मिलेगी। कौन कौन सी नदियों को पार कर रही है ये रेलवे लाइन, वोल्गा है, यहाँ पे ये इर्तिश है, ये ओब है, ये येनसई है, ये लीना है, और ये है आमूर। याद रखिएगा इन नदियों को ये पार कर रही है। येलो रिवर को ये नदी को ये रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करती है। अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं काकीताऊ तुर्क हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनके बारे में हम बात करते हैं। इस क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं मुख्य रूप से, सिर दरिया और आमू दरिया। सिर दरिया जो है वो तियानशान माउंटेन से निकलती है, जैसे मैंने आपको तियानशान माउंटेन अभी पढ़ाया, उन तियानशान माउंटेन से निकल रही थी हमारी इर्तिश नदी, उन्हीं तियानशान माउंटेन से निकल रही थी हमारी ओब नदी, उन्हीं तियानशान माउंटेन से, ये तियानशान माउंटेन जो है इन्हीं तियानशान माउंटेन से हमारे निकलेगी सिर दरिया। तियानशान माउंटेन को एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये जो पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ का ही एक्सटेंशन है तियानशान माउंटेन। जैसे पामीर की गांठ से हिमालय पर्वत निकलता है, हिंदुकुश निकलता है, काराकोरम निकलता है, उसी तरह से तियानशान भी निकलता है। तो तियानशान में ये कौन से क्षेत्र से निकल रही है, ये तियानशान माउंटेन से निकलती है सिर दरिया। और कौन सा वो जगह है तियानशान में भी, किर्गिस्तान से नदी निकलती है। ये किर्गिस्तान देश आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान से नदी ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाके मिल जाती है, तो ये नदी कुछ इस तरह से बहती हुई कजाकिस्तान किर्गिस्तान में बहती हुई अरल सागर में जाके गिर जाती है। जो सागर है वो अरल सागर है। कौन सा सागर है, अरल सागर है। दूसरी नदी इसके पास में आपको मिलेगी आमू दरिया, वो भी पामीर की गांठ से निकलती है। अभी नीचे की पामीर की गांठ आ गई, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। पामीर की गांठ कहाँ पे है, तो पामीर की गांठ हमारा जम्मू कश्मीर है उसके एकदम उत्तर में आपको पामीर की गांठ मिलेगी, किर्गिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, वहीं से उदय होता है आमू दरिया का। अभी हम बात कर लेते हैं सिर दरिया की। सिर दरिया जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया की नदी है। तियानशान माउंटेन किर्गिस्तान से इसका उदय होता है, अरल सागर में जाके गिर जाती है। किन देशों में बहती है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, इतने सारे देशों में ये बहती है। सेंट्रल एशिया के सभी देशों में बह रही है सिर दरिया। कौन सा देश इसमें नहीं है बताइए कमेंट करके। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सिटी इसके किनारे पर इंपॉर्टेंट है ताशकंद कौन से देश की राजधानी है, आप मुझे बता सकते हो, जरूर बताइए। और बायकनूर जो है कजाकिस्तान के अंदर आता है। बायकनूर में जो है रशिया का एक प्रक्षेपण सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। जो पहले ये जो पांचों देश हैं सेंट्रल एशिया के, ये सोवियत रूस के विघटन से पहले रूस में ही आते थे, सोवियत रशिया में ही आते थे। तो उन्हीं में से एक जगह थी बायकनूर, जो कि सिर दरिया के किनारे पर स्थित है। बायकनूर में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है रशिया का। जब रशिया का विघटन हो गया दिसंबर 1991 में, उसके बाद 50 साल के लिए ये जगह जो है बायकनूर रशिया ने लीज पर ली हुई है कजाकिस्तान से। दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 इसी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था। भारत का भी सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट प्रथम भी इसी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से छोड़ा गया था, याद रखिएगा।
ताशकंद, ताशकंद समझौता अगर आपने सुना है तो वो भी इसी नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है। ये जो आपको सागर दिख रहा है ये अरल सागर है। अरल सागर में नदियां जाके दोनों ही आमू दरिया और सिर दरिया गिर जाती हैं। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि जब सोवियत इरा था, सोवियत इरा में लेनिन ने क्या किया था, यहाँ पे बहुत सारी नहरों का निर्माण किया। ये क्षेत्र पहले रेगिस्तान हुआ करता था, हालांकि अभी भी रेगिस्तान ही है। इन क्षेत्र में बहुत सारी नहरों का निर्माण किया। नहरों का निर्माण किया गया सिंचाई के लिए। उन नहरों के निर्माण से सिंचाई हुई और इस क्षेत्र में काफ़ी कपास की खेती होने लगी। कपास के प्रोडक्शन में ये जो क्षेत्र है सिर दरिया और आमू दरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे विश्व का अग्रणी स्थान रखता है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो नदियों का पानी दोनों तरफ, चारों तरफ मोड़ दिया गया, तो इन नदियों का पानी अरल सागर में जाना बंद हो गया। अरल सागर में जब पानी जाना बंद हो गया तो धीरे धीरे अरल सागर सूखना शुरू हो गया। 1920 के मुकाबले देखें तो अरल सागर केवल अभी 10% ही बचा है, लगभग 10% ही बचा है। और आने वाले 20 से 30 सालों में अरल सागर पूर्ण रूप से सूख जाएगा, इसका नामो निशान नहीं रहेगा। हालांकि किसी समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर हुआ करता था अरल सागर। अब ये सागर को ना सूखे इसके लिए यहाँ इस देश के आसपास की सरकारें, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की सरकारें काफ़ी प्रयास कर रही हैं। ये सागर सूखेगा या बचेगा ये तो भविष्य का विषय है। फिलहाल हम अपने विषय पर बने रहते हैं। हम बात करते हैं आमू दरिया की। आमू दरिया जो है वो पामीर माउंटेन से निकलती है। जैसा मैंने आपको बताया, पामीर माउंटेन कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, सुलेमान पर्वत श्रृंखला। हिंदू कुश जो कि अफगानिस्तान में है, सुलेमान जो कि पाकिस्तान में है, हिमालय काराकोरम जो है वो इंडिया में है, अल्ताई माउंटेन चली जाती है हमारी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना की तरफ। उन सब के बीच में जो गांठ है उसे हम पामीर माउंटेन कहते हैं। उन्हीं से निकलती है आमू दरिया। दो नदियों के मिलने से बनती है, वक्स और पंज नदियों के मिलने से बनती है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दो नदियाँ मिलेंगी, एक मिलेगी वक्स और दूसरी मिलेगी पंज। ये वक्स है और यहाँ पंज है। मैप में आपके अपनी एटलस में ढूंढिए, दो नदियों के मिलने से ये वक्स है और यहीं पे आपको दिख रही है ये पंज है। इन दो नदियों के मिलने से बनती है हमारी कौन सी नदी, जिसका नाम है आमू दरिया। आमू दरिया कहाँ से निकलती है? पामीर के पठार से निकलती है। कई देशों का इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, इम्पोर्टेंट है। अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान, अब अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती है। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर भी बहती है। अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पर भी बहती है। तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर के साथ अगर तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान आएगा तो वहाँ पर जो नदी बहती है नाम है आमू दरिया। तुर्कमेनिस्तान के उज़्बेकिस्तान आएगा तो नदी बहती है आमू दरिया। कजाकिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान आएगा तो सिर दरिया, कजाकिस्तान के साथ किर्गिस्तान आएगा तो सिर दरिया। इन देशों को मैं याद कैसे रखता हूँ? काकी ताऊ तुर्क हैं, मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। का कि ताऊ तुर्क हैं। इस तरह से मैं इन सबको याद रखता हूँ। आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। हमने देखा सिर दरिया, आमू दरिया। और जो ये आमू दरिया है ये भी कहाँ जाकर मिल जाती है? ये नदी भी जाके अरल सागर में मिल जाती है। इस नदी के जल को भी चारों तरफ मोड़ दिया गया है सिंचाई के लिए, जिससे अरल सागर सूखता चला जा रहा है। कब ये सिंचाई की परियोजनाएं कब शुरू करी गई थी? तो सोवियत इरा में शुरू करी गई थी। अब चलते हैं वेस्टर्न एशिया में। वेस्टर्न एशिया में आपको दो नदियाँ मिलेंगी, हिंदी में बोलते हैं दजला और यराफात नदियाँ, जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली। बात करेंगे हम यूफ्रेट्स नदी की। यूफ्रेट्स नदी जो है वो वेस्टर्न एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो दो नदियाँ, दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी है हमारी टिग्रिस। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है उसे मेसोपोटामिया कहा जाता था। और इसी मेसोपोटामिया में ही दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था। यूफ्रेट्स नदी जो है वो तुर्की, इराक और सीरिया में बहती है। ये नीचे वाली जो नदी है ये यूफ्रेट्स नदी है। ये जो जगह है ये अर्मीनियन हाईलैंड है। ये है अर्मीनियन हाईलैंड। अर्मीनियन हाईलैंड में भी अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो तारुस माउंटेन है। इन्हीं तारुस माउंटेन से उदय होता है यूफ्रेट्स नदी का। दो नदियों के मिलने से यूफ्रेट्स नदी बनती है। उन दो नदियों का नाम क्या है? उन दो नदियों का नाम क्या है? करा और मुरात। याद रखिएगा, करा और मुरात के बनने से यूफ्रेट्स नदी का निर्माण होता है। करा और मुरात कहाँ से निकलती हैं? तुर्की देश के अर्मीनियन हाईलैंड से निकलती हैं। उसके बाद ये नदी तुर्की में बहती हुई चली जाती है सीरिया, और सीरिया के बाद चली जाती है इराक और आके तिग्रिस नदी में मिल जाती है। तिग्रिस नदी में जहाँ आके मिलती है उस जगह का नाम है बसरा। क्या नाम है उस जगह का नाम? बसरा। जब ये यराफात और तिग्रिस, यूफ्रेट्स और तिग्रिस, दजला और अराफात नदियाँ जब आपस में मिल जाती हैं तो एक नदी का निर्माण करती हैं। उसे एक नदी को बोलते हैं हम सत अल अरब। क्या बोलते हैं? सत अल अरब। ये नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? इराक के बसरा शहर के पास आके मिलती हैं। और सत अल अरब जो है वो
पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कौन कौन से देशों से होकर बह रही है मैंने बताया आपको, तुर्की, इराक और सीरिया, 3 देशों से होकर बहती है यूफ्रेट्स नदी। उसके बाद हम बात करेंगे तिग्रिस नदी की। तो तिग्रिस नदी का जो उदय होता है, यहाँ पे आपको एक लेक देखने को मिलेगी, हजरा लेक। लेक हजर यहाँ पे है। देश कौन सा है? आर्मीनियन हाईलैंड है। देश कौन सा है? तुर्की। तो तुर्की से निकल रही है हमारी तिग्रिस नदी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, तुर्की और सीरिया के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का निर्माण भी कर रही है, थोड़ी दूरी के लिए भले से कर रही हो, लेकिन कर रही है। सीरिया और तुर्की के बॉर्डर का निर्माण करते हुए ये नदी भी इराक में चली जाती है और आके मिल जाती है यूफ्रेट्स में और बन जाती है सत अल अरब, बन जाती है सत अल अरब। कहाँ इसका माउथ हुआ? सत अल अरब में माउथ हुआ। सत अल अरब कहाँ चली जाएगी? पर्शियन गल्फ में चली जाएगी। पर्शियन गल्फ किसका हिस्सा है? पर्शियन गल्फ जो है वो अरब सागर का हिस्सा है। अरब सागर जो है हिंद महासागर का हिस्सा है। ये नदी भी आर्मीनियन हाईलैंड से निकल रही है। आर्मीनियन हाईलैंड में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पहले ही मैं आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके, जब मैंने एशिया का मैप पढ़ाया है, मैप ऑफ एशिया 7 या 8 भागों में, तो बड़ी डिटेल से मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ हम केवल रिवीजन कर रहे हैं केवल नदियों का। सत अल अरब, जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वो अल कुरना एक जगह है बसरा के पास, इराक में, याद रखिएगा। अच्छा, तिग्रिस नदी के किनारे पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर बसे हुए हैं, मौसूल, बगदाद और समारा। मौसूल, बगदाद और समारा। बगदाद तो इराक की राजधानी है। ये कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? ये तिग्रिस के किनारे पर बसे हुए हैं। देखिए यहाँ पे है मौसूल, ये है इराक, यहाँ पे आपको मिलेगा बगदाद, ये है बगदाद, और यहाँ पे आपको मिलेगा समारा। ये तीनों इंपॉर्टेंट शहर हैं, ऐतिहासिक शहर हैं, इराक के शहर हैं और तिग्रिस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात है, तिग्रिस नदी के किनारे पर मौसूल, बगदाद और समारा बसे हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एशिया की आखिरी इंपॉर्टेंट नदी, नाम है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन देश के ही बाउंड्री पर बहती है, इसलिए इसका नाम जॉर्डन रखा गया है। इसको अरेबियन लैंग्वेज में बोलते हैं नहर अल शरियत, शरीयत की नहर, नहर अल शरीयत बोलते हैं इसको। एंटी लेबनान माउंटेन से निकलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। लेबनान देश और सीरिया देश के बॉर्डर पे जो पर्वत हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी लेबनान माउंटेन्स। उन्हीं एंटी लेबनान माउंटेन से इस नदी का उदय होता है। इजराइल और सीरिया के बीच में यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। क्या नाम है? गोलन हाइट्स। उन्हीं गोलन हाइट्स के किनारे किनारे पर ये नदी बहती है और सी ऑफ गैलिली के बीच से निकल जाती है। मतलब सी ऑफ गैलिली इसी नदी के अंतर्गत पड़ता है। सी ऑफ गैलिली जो कि दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पर स्थित निचला सागर है, निचली भूमि है। उसके बाद ये नदी जो है जॉर्डन देश, इजराइल देश और जो वेस्ट बैंक है, ये फलिस्तीन है, इन सभी देशों के बॉर्डर पर प्रवाहित होती हुई जाके डेड सी में मिल जाती है। डेड सी, मृत सागर, दुनिया का सबसे अधिक खारे पानी वाला सागर है और दुनिया का सबसे निचला स्थान भी है। डेड सागर के बारे में भी आपको ऑलरेडी मैप ऑफ एशिया में पढ़ा चुका हूँ। तो ये नदी का निर्माण हो रहा है एंटी लेबनियन माउंटेन से और कहाँ जाके मिल जा रही है? डेड सागर में। कौन से देशों के किनारे पर के बॉर्डर का निर्माण करती है? इजराइल के साथ जॉर्डन देश और जॉर्डन के साथ फिलिस्तीन देश के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का ये निर्माण करती है। अब देखिए कुछ शहर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, जो नदियों किनारे पर बसे हुए हैं। कुछ शहर बच गए हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। बगदाद शहर इराक की राजधानी है, तिग्रिस नदी किनारे पर बसा हुआ है। आपको कोई ट्रिक नहीं बनानी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 या 3 बार अपने दिमाग में इनको दोहराइए। इनमें से 5-6 आपको 5-6-10 तक आपको अगर याद हो गए तो क्वेश्चन जो आएगा एग्ज़ाम में वो ऑलरेडी हल हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 अगर आपके मिल गए तो 2 अपने आप ही सही हो जाते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है, मीनाम नदी किनारे पर बसी हुई है। बैंकॉक मीनाम नदी किनारे पर बसी हुई है। बीजिंग चाइना का शहर है, बीजिंग। योनदिंग कौन सी नदी है? योंगडिंग चाइनीज सा नाम लग रहा है, उसके किनारे पर बसा हुआ है। कोलंबो जो है वो कैलनी गंगा भी इसको बोलते हैं, केलानी भी इसको बोलते हैं। केलानी नदी के किनारे पर बसी हुई है कोलंबो, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। दमस्कस जो कि सीरिया की राजधानी है, वो बरादा नदी के किनारे पर बसी हुई है। अक्सर दमस्कस को हम तिग्रिस या यूफ्रेट्स के किनारे पर समझ लेते हैं, लेकिन दमस्कस जो सीरिया की राजधानी है वो बुरादा से याद रखिए, बरादा किनारे पर बसी हुई है। एक चाइना की इंपॉर्टेंट नदी है पर्ल नदी के किनारे पर एक देश ही कहेंगे इसको हम, हांगकांग, क्योंकि अपने आप को ये ऑटोनोमस देश बोलता है। हालांकि ये बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। हांगकांग चाइना का शहर है। हांगकांग पर्ल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पर्ल मोती किनारे पर मोती जैसा शहर हांगकांग। काबुल जो है
जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वो बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाम से याद पड़ेगा आपको, हिंदी जैसा नाम है बागमती, तो काठमांडू में भी हिंदी बोली जाती है। काबुल, जैसा मैंने आपको बताया, काबुल नदी किनारे पर ही बसा हुआ है, अफगानिस्तान की राजधानी है। ये दोबारा से आ गया, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बागमती किनारे के किनारे पर बसा हुआ है। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वो कलांग, कैसे कुआलालंपुर कैसे कलांग नदी किनारे पर बसा हुआ है। पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो रावी नदी किनारे पर बसा हुआ है, इम्पोर्टेंट है बहुत। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चाइना का संघई शहर जो है वो हुंगपू चाइनीज सा नाम है हुंगपू, तो संघई शहर हुंगपू नदी किनारे पर बसा हुआ है। सिंगापुर तीनों ही सिंगापुर है, सिंगापुर शहर है, सिंगापुर देश है और सिंगापुर ही नदी का नाम है। तपई क्या है, तपई राजधानी है ताइवान की, और तीसई इस नदी का नाम है तैमसुई, तो तपई तैमसुई नदी किनारे बसा हुआ है, ताइवान की राजधानी है। तेहरान जो ईरान की राजधानी है वो कराज जजरुद इसको बोलेंगे, आई डोंट नो, मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये अरबी है। कराज जाजरुद के किनारे पर बसा हुआ है तेहरान। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है वो सुमीदा के किनारे पर बसा हुआ है। बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन में आता है कि जापान की राजधानी टोक्यो जो कि एशिया का सबसे बड़ा शहर है, वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका आंसर है हमारा सुमीदा। उलन जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे उत्तर स्थित राजधानी है, विश्व की सबसे ठंडी राजधानी भी उलन ही है। मंगोलिया देश की राजधानी है, ये तुल नदी किनारे पर बसी हुई है, तुल नदी किनारे पर बसी हुई है। जहाँ से हमने वीडियो शुरू करी थी हम वहीं लौट कर आ जाते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चनों के आंसर हमें मिले कि नहीं मिले। 3 जॉर्ज डैम रिलेटेड टू विच रिवर, येलो रिवर, मेकंग रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये यांगची रिवर। जब मैंने आपको बताया था यांगची नदी चाइना में बहती है और चाइना की काफ़ी अर्थव्यवस्था, चाइना की संस्कृति, चाइना की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है यांगची नदी पर। उसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बसा हुआ है, रिलेटेड है उसी नदी से। नाम है 3 जॉर्ज डैम। कौन सी नदी है, यांगची नदी। आपको इसका आंसर मिल गया है, यांगची नदी एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विल नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मैंने आपको बताया था कौन सी नदी को क्रॉस नहीं करेगी, ओब को क्रॉस करेगी, इर्तिश को क्रॉस करेगी, आमूर को क्रॉस करेगी। यांगची नदी जो कि चाइना में बहती है उसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू से कौन सी नदी नहीं निकलेगी, यांगची तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। मिकोंग नदी तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। यांगची चाइना की नदी है, मिकोंग नदी साउथ ईस्ट एशिया की नदी है। साल्विन नदी भी साउथ ईस्ट एशिया की नदी है, तिब्बतन प्लेटू से ही निकलती है। लेकिन जो ओब नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो अल्ताई माउंटेन से निकलती है और रशिया में बहने वाली नदी है, तो इसका आंसर हमारा ओब रिवर होगा। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करेंगे। मैच करते हैं, देखिए काठमांडू कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है। मैंने आपको बताया था काठमांडू में हिंदी बोली जाती है और नदी का नाम भी कुछ इंडियन जैसा ही है, बागमती रिवर। देखिए हो गया याद आपको। बगदाद किस नदी किनारे पर बसा हुआ है, बगदाद मेसोपोटामिया की सभ्यता से आपको 2 नदियाँ याद आती हैं, तिग्रिस और यूफ्रेट्स, उनमें से तिग्रिस के किनारे पर बसा हुआ है बगदाद शहर। लाहौर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, तो लाहौर देखिए यहाँ पे ओब और रावी आपको बच रही हैं और रावी पाकिस्तान में जाती है, तो लाहौर पाकिस्तान का शहर है, तो रावी किनारे बसा हुआ है। नोवोसिबिर्स्क साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर, औद्योगिक शहर, ओब नदी किनारे पर बसा हुआ है, क्योंकि ओब नदी जो है वो रशिया में बहती है। इस तरह से आपने सारे के सारे मिला लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही मिल जाएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आई होप आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय